Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is day 20 of your crack series. Make sure you mark your attendance and let's begin with the lecture. सबसे पहले बात करेंगे हम इकोनॉमिक की, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसी इकोनॉमी जो कि बताती है कि एक्चुअली हमारी इकोनॉमी में चल क्या रहा है, राइट। पॉजिटिव इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जो डेटा पर बेस्ड है, फैक्ट्स पे, नंबर्स पे बेस्ड है, राइट, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि रियल सिचुएशन के बारे में बात कर रही होती है, राइट। पॉजिटिव इकोनॉमी में हम कोई जजमेंट पास नहीं करते कि इकोनॉमी में ये होगा वो होगा, राइट, या इकोनॉमी ऐसी जा रही। जो नंबर्स हैं, जो डेटा है, जो फैक्ट्स है, उसकी बात हो रही है। जैसे अगर हमने कह दिया कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 20% है, राइट, तो 20% है, राइट, या ये हम डेटा के बेसिस पे कह रहे हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे कह रहे हैं। अगर हमने बोला कि इन्फ्लेशन जो है इस साल इंक्रीज़ हुआ है, इस साल हमने इंक्रीज़ हुआ है, तो उसके पास हमारे पास प्रूफ है उस चीज़ का, इंक्रीज़ हुआ है तो हुआ है, राइट। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे कर सकते हो प्रूफ इकोनॉमिक्स। अगर आप पॉजिटिव को प्रूफ से रिप्लेस कर दोगे तो पूरा मीनिंग आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रूफ होता है हर चीज़ का, डेटा बेस्ड इकोनॉमिक्स। समझ आ गया। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है कि व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए इकोनॉमी में, राइट, आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस होती है वैल्यूज़ पे, ओपिनियंस पे। आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई नहीं कर सकते, वेरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। ये बताती है हमें कि कैसी कंडीशंस इकोनॉमी में होनी चाहिए और इसमें जजमेंट इंक्लूड होता है। तो यहीं पर यूपीएससी डिफ्रेंशिएट करेगा, राइट। बोलेगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जजमेंट इंक्लूड होता है, नहीं, नॉर्मेटिव इकोनॉमी में होता है, राइट। अब जैसे कि एग्जांपल नॉर्मेटिव इकोनॉमी का कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट लेवल मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स रिड्यूस कर देने चाहिए की बात हो रही है। इट मीन्स यूपीएससी आपको ऐसे भी ट्रैप सेट करता है कि भाई पॉजिटिव इकोनॉमी मतलब गुड इकोनॉमी, नॉर्मेटिव मतलब बैड या गुड इकोनॉमी। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव का मतलब गुड और नॉर्मेटिव मतलब बैड नहीं होता, राइट। पॉजिटिव का मतलब सिंपल सा है कि प्रूफ बेस्ड, ठीक है। नॉर्मेटिव का मतलब ओपिनियन बेस्ड, ये चीज़ है। इतना ही डिफरेंस दोनों में समझना है आपको। आई होप आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, राइट। अगला टॉपिक है नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ये एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव है जिसमें हम नेचर को फंड कर रहे हैं। कैसे? इसमें हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन मतलब कि हमें क्लाइमेट चेंज को अगर टैकल करना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को टैकल करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन निकालें। फॉर एग्जांपल हम इकोसिस्टम रीस्टोरेशन कर दें, इकोसिस्टम को रीस्टोर कर दें, ठीक है, मैंग्रोव्स के बहुत सारे पेड़ लगा दें, फॉरेस्ट को रिस्टोर करें, वेटलैंड्स को रिस्टोर करें, राइट, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाएं। तो इसको कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। हमारे लिए फ़िलहाल जानना ये है इसको लॉन्च किसने किया है। इसको लॉन्च किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोटेंशियल क्वेश्चन है। यहाँ पे यूपीएससी किसी और बॉडी का नाम लिख सकता है। और ये इनिशिएटिव लॉन्च कब करा गया? ये लॉन्च करा गया है COP 28 में। ये इनिशिएटिव का जो मेन फोकस है वो एशिया पैसिफिक रीजन पे ही है। याद रखना इसको, ये एशिया पैसिफिक रीजन के लिए इनिशिएटिव है। एशिया पैसिफिक रीजन में ग्रीन फाइनेंसिंग को बूस्ट करने का इसका काम है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, राइट। अब इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, फॉरेस्ट को रीजनरेट करने के लिए, वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, फंड चाहिए होगा। तो ये फंड के लिए हम मोबिलाइज करेंगे $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, राइट। इसमें पब्लिक और प्राइवेट फंडिंग को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी फॉर नेचर बेस्ड प्रोजेक्ट्स। बोला जाएगा कि आप नेचर बेस्ड NBS सॉल्यूशंस यानी कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे आप इन्वेस्ट करिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब सिर्फ क्लाइमेट पे फोकस नहीं करते हैं, ये फोकस करते हैं क्लाइमेट के अलावा बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है, इकोसिस्टम पे, हर चीज़ पे फोकस है इनका, ओके। ऑल्सो यूपीएससी कैन ट्रैप यू बाई राइटिंग नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव नहीं, ये इसमें ग्लोबल कवरेज प्रोवाइड नहीं की जा रही है, सिर्फ एशिया पैसिफिक की बात कर रहे हैं हम, राइट। ये भी बोल सकते हैं नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब में सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग अलाउड नहीं, मैंने बोला ना प्राइवेट पब्लिक दोनों तरह की फंडिंग अलाउड है। तो चीज़ों को ध्यान से पढ़ा करो ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, ओके। कुछ एनिमल्स की बात करते हैं, उनकी फीडिंग हैबिट्स को देखते हैं, क्योंकि आजकल यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लगा है। हर एग्जाम में हर साल एक नया क्वेश्चन होता ही है। बात करेंगे क्रोकोडाइल की। तो जो क्रोकोडाइल होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल होते हैं, राइट, एग लेइंग होते हैं, ठीक है। और इनकी डाइट कैसी होती है? कार्निवोरस डाइट होती है, ठीक है। मतलब ये क्या खाते हैं? फिश खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं और लार्ज मैमल्स को खा जाते हैं। याद रखना क्रोकोडाइल्स आर नॉट हर्बीवोर्स, यहीं पे कंफ्यूज करेंगे, हर्बीवोर्स नहीं होते, ये कार्निवोरस होते हैं, राइट। क्रोकोडाइल इज़ अ प्योर हंटर, इट ईट्स मीट ओनली, मीट ही खाते हैं, राइट। तो इतनी बात याद रखना क्रोकोडाइल के बारे में, कोल्ड ब्लडेड होते हैं पहली बात तो, ओके।
सैलमेंडर। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में डिफरेंस पता है आपको कि कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, वार्म ब्लडेड क्या होता है? देखो, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, लाइक क्रोकोडाइल, इनको बोलते हैं एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स, इसको नोट कर लेना, यहाँ लिखा नहीं है, राइट। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कहाँ डिपेंड करता है? एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब इनको एक्स्ट्रा सन की ज़रूरत होती है, राइट, सराउंडिंग से ज़रूरत होती है, और एक्सटर्नल हीट अगर उनको जनरेट करनी है तो उनको बाहर की नेचर की ज़रूरत होगी। मगर अगर बहुत ठंडा वेदर है, बहुत कोल्ड वेदर है, तो ये क्या करेंगे? बहुत स्लो हो जाएंगे, ठीक है। इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी और ये कम खाएंगे, ईट लेस, ठीक है। इनको हीट चाहिए तो सन की हीट लेने आएंगे, राइट। इनको एक्सटर्नल हीट चाहिए क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ऐसे एग्जांपल्स आपको ज़्यादातर रेप्टाइल्स में देखने को मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। स्नेक हो गया, राइट, क्रोकोडाइल हो गए। एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉग जैसे, फ्रॉग भी कोल्ड ब्लडेड होता है, राइट। फिश इज़ ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि अगर आप कोल्ड ब्लडेड हो तो आपको हीट कहीं से बोरो करनी पड़ेगी, आउटसाइड से आपको हीट बोरो करनी पड़ेगी। वहीं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड जैसे कि हम इंसान, ठीक है, ह्यूमंस, हमको बोलते हैं एंडोथर्म्स, राइट। इन लोगों को बोलते हैं एक्टोथर्म्स, हम लोग को बोलते हैं एंडोथर्म्स, राइट। तो यूपीएससी वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड ना लिख के एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स भी लिख देगा, तो ध्यान देना, राइट। तो याद रखना कि बॉडी मेंटेन करती है कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर को। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो अनलाइक क्रोकोडाइल कॉन्स्टेंटली अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, ठीक है। अपने बॉडी की हीट हम खुद जनरेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कोल्ड में भी इक्वली एक्टिव रहते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो वार्म ब्लडेड लोग होते हैं वो किसी भी क्लाइमेट में ज़िंदा रह सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गई, ठीक है, मैमल्स हो गए। मैमल्स में क्या क्या आता है बताओ? मैमल्स में आते हैं डॉग्स, ह्यूमंस, व्हेल्स, ये सब, राइट। याद रखना, व्हेल्स जो है वो वार्म ब्लडेड है, बट फिश जो है वो कोल्ड ब्लडेड है। इस तरह से छोटे छोटे बारीकियों से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आगे सालमैंडर की बात करें तो ये एम्फीबियन होता है, राइट। ये लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, लैंड प्लस वाटर दोनों पे रहते हैं, ठीक है। और ये प्रेडेटरी फीडर होते हैं, दूसरों पे अटैक करते हैं। क्या क्या खाते हैं? ये इंसेक्ट्स खा लिए, कभी कभी स्नेल्स खा लिए, कभी वॉर्म खा लिए, और छोटे जो इनसे एम्फीबियन होते हैं उनको खा लिया, राइट। तो सैलमैंडर को याद रखना, स्मॉल प्रेडेटर, ऐसे करके याद रखोगे तो याद रहेगा आपको, राइट। एम्फीबियन होता है, इतनी बातें याद रहेंगी। स्क्विरल की बात करें, स्क्विरल एक मैमल है, इसकी ओमनीवोरस डाइट है। ये नट्स भी खा सकते हैं, सीड्स भी, फ्रूट्स भी, और साथ साथ ये इंसेक्ट्स भी खा सकते हैं, इसीलिए इनको ओमनीवोरस बोला गया, ठीक है। ये चिड़ियों के अंडों को खा लेते हैं, बर्ड के जो एग्स होते हैं ना, बर्ड के एग्स, उनको भी खा लेते हैं, ठीक है। कोई स्मॉल रॉडेंट्स होते हैं, राइट, बेबी स्नेक हो गए, उनको भी खा लेती हैं ये। तो ये ओमनीवोरस डाइट होती है, याद रखना, स्क्विरल की डाइट ओमनीवोरस होती है। बहुत लोगों को लगता है कि हेर्बीवोरस है, राइट, बट ऐसा नहीं है, ये ओमनीवोरस डाइट है इनकी, ये मैमल है, ओके। तो स्क्विरल से याद रखना कि ये फ्लेक्सिबल ईटर है, फ्लेक्सिबल ईटर तो याद रहेगा, ये प्लांट प्लस एनिमल दोनों को खा रहेंगे, ओके। कार्निवोल की बात करें, कार्निवोल में क्रोकोडाइल है, ओके। और स्मॉल प्रेडेटर की बात करें, एम्फीबियन प्रेडेटरी फीडिंग जो करता है वो कौन है? सैलमैंडर, राइट। स्क्विरल की बात करें तो स्क्विरल की क्या है? ओमनीवोरस डाइट, ओके। आजकल यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम करने लगा है, जैसे बोलेगा कि ऑल रेप्टाइल्स आर कार्निवोरस, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। ऑल रेप्टाइल्स मतलब मैनी, ऑल नहीं होगा, सॉरी ये रॉन्ग होगा, राइट। मैनी रेप्टाइल्स, अगर लिखेगा मैनी रेप्टाइल्स और कार्निवोरस तब सही होगा, लिखेगा ऑल रेप्टाइल्स और कार्निवोरस तो गलत हो जाएगा, राइट। ये लिख देगा ऑल रेप्टाइल्स ईट प्लांट्स, ऐसा नहीं है, कुछ रेप्टाइल्स, ज़्यादातर रेप्टाइल्स तो कार्निवोरस होते हैं, राइट। अशोका ने कुछ स्तूप बनवाए थे, बुद्धिस्ट स्तूपास बनवाए थे, उनकी लोकेशन देख लो, क्योंकि कई बार ये साइट्स का नाम आ जाएगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पे अशोका के बनवाए हुए स्तूपास इस्टेब्लिश हो रखे हैं, राइट। ऐसे साइट्स के नाम यूपीएससी बहुत देता है, तो इन साइट्स के नाम पता होने चाहिए कि अशोका के बनाए हुए स्तूपास कहाँ कहाँ हैं, राइट। तो अशोका ने जो स्तूप बनवाए थे, बेसिकली क्यों बनवाए थे? बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए बनवाए थे, राइट। और कहीं ना कहीं अक्रॉस इंडिया अशोका के स्तूपास हैं। अशोका ने बहुत सारे मिशनरीज भेजी थी, इवन आउटसाइड इंडिया, ये सारी बातें आपको पता होंगी, राइट। कहा जाता है कि अशोका ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, 84,000 स्तूप्स, राइट। सिंबॉलिक नंबर है ये, बट ऐसा बोला जाता है, बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है, राइट। एमपी में अशोक ने कौन कौन से स्तूप बनाए? 2 हैं, एक तो है भाई भारूद का, सांची का, 3 है देवर कुठार, राइट। तो याद रखना, सांची का जो स्तूप है वो मोस्ट फेमस है। भारूद का जो स्तूप है वो अपनी रेलिंग्स पे जो कार्विंग्स हो रखी हैं उसके लिए बहुत फेमस है, रेलिंग्स एंड कार्विंग्स के लिए, राइट। और देवर कुठार स्तूप जो है वहाँ पे और भी ज़्यादा अशोकन स्तूप्स के एविडेंस मिलते हैं। तो सांची, भारूद, देवर कुठार ये एमपी में है, इतना याद रखना। क्या यूपी में कोई अशोक का है? यूपी बिहार में है अशोक के स्तूप? बिल्कुल है। आपका धामे के स्तूप है सारनाथ में, राइट।
यूपी में, और महाबोधि टेम्पल है बोध गया में बिहार में, राइट। ये दोनों ही जो है साइट्स ऑफ एनलाइटनमेंट हैं बुद्धा की, ओके। अच्छा, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में सन्नति, यहाँ पे अशोक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं कर्नाटक के सन्नति स्तूप में, तो याद रखना, मैच करने को देगा। सन्नति स्तूप कर्नाटक में है, धामेक जो है यूपी में है, राइट, और महाबोधि टेम्पल बोध गया में, ओके। अच्छा, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में भी कुछ है, जैसे कि बुटकारा स्तूप, ठीक है। बुटकारा स्तूप जो है बताता है कि इंडिया जो बुद्धिज़्म था वो इंडिया के बियॉन्ड भी फैला था, राइट। सिमिलरली मीर रुकुन भी जो है पाकिस्तान में है, ओके। ये दोनों स्तूप पाकिस्तान के, बस इनके नाम और प्लेसेस याद कर लेना, जस्ट इन केस मैच करने को आ जाए तो, ओके। खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं, इस मूवमेंट की शुरुआत की हुई और बात करेंगे गांधी जी का इसमें क्या रोल था। देखो, खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था, इसका बैकग्राउंड समझ लो पहले, कि जो इंडिया के मुस्लिम्स थे वो जो कैलिफ थे ना, सुल्तान ऑफ टर्की, उनको अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे, राइट। इंडिया के मुस्लिम्स कैलिफ को यानी सुल्तान ऑफ टर्की को अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे। अगर टर्की के सुल्तान को डायरेक्टली कुछ होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया के मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, ओके। तो अब कैसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई, यही हमें जानना है। हुआ क्या कि सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, राइट। इसमें टर्की ने अलाइड कंट्रीज़ के अगेंस्ट बैटल लड़ी, यानी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अगेंस्ट था टर्की, और इस वजह से टर्की जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का दुश्मन बन चुका था, राइट। ब्रिटिश लीडर्स ने ये एश्योरेंस दिया था इंडियन मुस्लिम्स को कि हम वॉर ख़त्म होने के बाद टर्किश एम्पायर को कुछ नहीं करेंगे, हम उनको माफ़ कर देंगे, राइट। ये वादा किया गया था इंडियन मुस्लिम्स से, सो दैट दे पार्टिसिपेट इन द वॉर, राइट। लेकिन जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और ये डिसाइड किया कि जो ऑटोमन एम्पायर है, टर्क का जो ऑटोमन एम्पायर है, उसको हम पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे, डिसइंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ, ये हमारी रिलीजियस इंसल्ट है, ये धोखा है, बेट्रियल है बाय ब्रिटिशर्स, राइट। इंडियन मुस्लिम्स सिंपथाइज विद टर्की, खिलाफत मूवमेंट यहीं पे शुरू हो गया अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ टर्किश एम्पायर। टर्किश एम्पायर के डिवीजन के अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की गई। तो शुरुआत समझ आ गई क्यों हुई, कब हुई शुरुआत? 1919 में, अपने कैलिफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको खलीफा भी बोलते हैं, खलीफा को बचाने के लिए, राइट, और ओटोमन एम्पायर को प्रिजर्व करने के लिए 1919 में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की गई, राइट, टू प्रिजर्व ओटोमन एम्पायर एंड टू प्रोटेक्ट कैलिफ, राइट। ये चीज़ याद रखना। यूपीएससी ट्रैप कर देगा आपको, यूपीएससी बोलेगा खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद शुरू हुआ, राइट। यूपीएससी ऐसे जनरल लैंग्वेज लिख देगा खिलाफत मूवमेंट वाज अ पॉलिटिकल इशू, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, ये मेनली रिलीजियस और इमोशनल इशू था, राइट। यूपीएससी आपको बोलेगा कि सिर्फ मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया, ऐसा नहीं है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको बाद में, गांधी और कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट करा, राइट। सो ये हो गया इसका बैकग्राउंड। अब एक टाइमलाइन देखते हैं। सितंबर 1919 में फॉर्मेशन हुआ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का, ठीक है। सितंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, ओके। अब इसका फॉर्मेशन किया किसने? अली ब्रदर्स ने, ओके। ये मुस्लिम लीडर्स थे। सितंबर में कमेटी की फॉर्मेशन हुआ और अक्टूबर में इन लोगों ने खिलाफत डे सेलिब्रेट किया, 17 अक्टूबर 1919 को। पूरे इंडिया में खिलाफत डे ऑब्जर्व किया गया, मास प्रोटेस्ट हुए, पब्लिक मीटिंग्स हुई और पहली बार नेशन वाइड मोबिलाइजेशन की बात करी इन लोगों ने। फिर आया 24 नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या हुआ? महात्मा गांधी ने मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, महात्मा गांधी को चेयरमैनशिप दी गई खिलाफत कमेटी की, ठीक है। महात्मा गांधी बिकम द चेयरमैन। गांधी ने खिलाफत के कॉज को सपोर्ट किया, राइट। दिल्ली में जब खिलाफत कमेटी की कॉन्फ्रेंस हुई तो महात्मा गांधी ने उसको चेयर किया, ओके। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये सबसे अहम मौका है, गांधी जी को ये लगा, तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, राइट। फिर आता है नवंबर के बाद डायरेक्ट जनवरी, 13 जनवरी 1920। इस दिन क्या होता है, एक डेलीगेशन जाता है लेड बाय डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अहमद अंसारी। ये डेलीगेशन मिलता है वाइसरॉय से, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स कोई एश्योरेंस नहीं देते हैं। इस वजह से डिसअपॉइंटमेंट और बढ़ जाता है कि हम इतने टाइम से आंदोलन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपको हमारे डिमांड्स क्यों नहीं दिख रही हैं, राइट। फिर आता है 10 अगस्त 1920। इस दिन फाइनली खिलाफत मूवमेंट जो इतने टाइम से चलता चला आया, तो अगले साल अगस्त तक चला और वहाँ पे साइन की गई ट्रीटी ऑफ सर्व्स, ठीक है, जिसमें टर्की का पार्टीशन कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ से फिर मास मोबिलाइजेशन बुरी तरह स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपने एक तो हमारे मूवमेंट पे ध्यान नहीं दिया, ऊपर से आपने बाद में टर्की का
पार्टीशन कर भी दिया। यहाँ से फिर खिलाफत में असली मास एजिटेशन शुरू हुआ ट्रीटी ऑफ सर्व्स के बाद, यानी 10 अगस्त 1920 के बाद। ठीक है, यहाँ से तो मूवमेंट पीसफुल चल रहा था, बस यहाँ से मास एजिटेशन शुरू हो गया। ओके, और इस मूवमेंट को सपोर्ट किया कौन से मूवमेंट में? 1920 का ही एक मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि पैन इंडिया चल रहा था। ये दोनों आपस में मर्ज हो गए फिर, राइट। याद रखना, खिलाफत मूवमेंट एक्चुअली में 1919 में स्टार्ट हुआ था। ये मत सोचना कि 1920 से स्टार्ट हुआ। मैंने बताया ना, 1919 से ही चीज़ें शुरू हो गई थी, राइट। यूपीएससी आपको बोलेगा गांधी जी स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट, ऐसा नहीं है। गांधी जी ने तो बाद में ज्वाइन किया, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, राइट। यूपीएससी आपको बोलेगा कि ट्रीटी ऑफ सर्व्स जो है खिलाफत डे के पहले साइन की गई। नहीं, खिलाफत डे तो 1919 में हुआ था, सेलिब्रेट किया गया था। 1920 में ट्रीटी ऑफ सर्व्स साइन की गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। तो जैसा मैंने आपको बताया, गांधी जी को लगा कि खिलाफत मूवमेंट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करवाने की इंडिया में। इस वजह से कहीं ना कहीं अगर हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हो गए तो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। गांधी जी को ये लगा, राइट। तो गांधी जी ने इस रिलीजियस मुद्दे को एक नेशनल इशू बनाना चाहा और उन्होंने बोला कि खिलाफत मूवमेंट इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, राइट। अब गांधी जी ने क्या क्या स्टेप लिया? गांधी जी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया 1920 में। उसमें हमने क्या किया? ब्रिटिशर्स के गुड्स को बॉयकॉट करा, गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन कर दिया, ब्रिटिश जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस आइडिया को एज इट इज़ खिलाफत मूवमेंट ने अपना लिया, राइट। खिलाफत मूवमेंट ने सेम आइडिया को अपना लिया, दोनों मूवमेंट मर्ज हो गया, राइट। तो बोथ खिलाफत एंड एनसीएम बिकेम द जॉइंट मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, इतनी मैंने बताई। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 263, राइट। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल, राइट। व्हाट्स द पर्पज़ ऑफ दिस काउंसिल? पर्पज़ सिंपल है कि सभी जितने भी स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, राइट। स्टेट, इन सभी स्टेट्स का सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो बेटर किया जा सके। सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर किया जा सके, कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया जा सके, इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, जिसका नाम है इंटर स्टेट काउंसिल, राइट। बेसिकली इंटर स्टेट काउंसिल इज़ अ डिस्कशन टेबल, एक तरह के डिस्कशन टेबल है फॉर सेंटर स्टेट इश्यूज़। ऐसा अहम काउंसिल है, तो इसको चेयरमैन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस इंटर स्टेट काउंसिल, जिसका आर्टिकल है 263। ओके, अब चेयरमैन तो इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट इसके कोर मेंबर कौन कौन होंगे? सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आएंगे, इसमें बैठेंगे, राइट। सभी यूनियन टेरिटरीज जिनमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके चीफ मिनिस्टर आएंगे, राइट। ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स रखे गए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह, वो आएंगे, राइट। तो ये सब कोर मेंबर्स होते हैं अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है और सभी जगह के चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर ये लोग आएंगे। ओके, इसके अलावा 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे इस काउंसिल में, और उन 6 कैबिनेट मिनिस्टर को कौन नॉमिनेट करेगा? प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। ओके, सो याद रखना इसका आर्टिकल, कंपोजिशन, चेयरमैन एंड पर्पस, इतना ही याद रखना है आपको इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। यूपीएससी ऑफन कन्फ्यूजेज यू, दे से कि आर्टिकल 262 होता है या 261 होता है, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे कि 263 होता है इंटर स्टेट काउंसिल। यूपीएससी बोलेगा इंटर स्टेट काउंसिल के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एडवाइजरी बॉडी है, राइट। यूपीएससी आपको बोलेगा कि प्रेसिडेंट इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, गलत, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। यूपीएससी आपको बोलेगा सिर्फ स्टेट्स ही मेंबर होते हैं, ऐसा नहीं, यूनियन टेरिटरीज भी होते हैं, राइट। यूपीएससी आपको बोलेगा इट लीगली सॉल्व्स द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर स्टेट, कोई लीगल डिस्प्यूट सॉल्यूशन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन होता है और रिकमेंडेशन दी जाती है। इट्स नो वेयर अ जुडिशियल बॉडी, ये कोई इसी तरह से जुडिशियल बॉडी नहीं है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सिर्फ डिस्कस करती है और रिकमेंडेशन देती है। इतनी बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए, राइट। लास्टली वी विल टॉक अबाउट जोनल काउंसिल्स, ठीक है। देखो, जो जोनल काउंसिल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा इंटर स्टेट काउंसिल, तो वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहीं जो जोनल काउंसिल्स हैं, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट के तहत बनाए गए हैं? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत जोनल काउंसिल्स को बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। याद रखना, इंटर स्टेट काउंसिल, नाम से लगता है कि स्टेट के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना, बट नहीं, इंटर स्टेट काउंसिल क्या करता है? सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करता है। वहीं जो जोनल काउंसिल्स हैं
वो स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और जितने भी रीजनल इश्यूज़ हैं उन पे ध्यान देते हैं, राइट। अब इस जोनल काउंसिल के बेसिस पे इंडिया को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ओके, इतने जोन्स हैं। अब कंपोजिशन क्या होगा, इसमें जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, होम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन, राइट। और वाइस चेयरमैन कौन होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडेड इन ईस्ट जोन, ठीक है। जिस जोन में मीटिंग हो रही है उस स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स वाइस चेयरमैन होंगे, राइट। ये चीज़ याद रखना। और ये जो जोन की मीटिंग है ये हर साल रोटेट होती रहती है, एक साल बाद दूसरे जोन में, फिर दूसरे जोन में मीटिंग होगी, ये होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगा आपको। और इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, यूटीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर, सभी आते हैं इसमें, ओके। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है कि नॉर्थ ईस्ट, यहाँ देखोगे तो कौन आपको इस जोन में नॉर्थ ईस्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए एक सेपरेट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया है। कब बनाया गया है, वो इस एक्ट के थ्रू नहीं बनाया गया है, वो बनाया गया है 1971 के नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के थ्रू, ठीक है। ये एक्सेप्शन है। ये जितने भी 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको कवर करता है। याद रखना कि नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द 5 जोन्स डिवाइडेड अंडर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ 1956। इतनी बातें याद रहेंगी। एक्सेप्शन समझ आ गया, चेयरमैन समझ आ गया, राइट। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। यूपीएससी क्या ड्राफ्ट सेट करेगा, यूपीएससी बोलेगा जोनल काउंसिल सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, पहली बात तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। दूसरी बात, यूपीएससी वही बोलेगा कि जस्ट लाइक इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नहीं, इसके चेयरमैन होम मिनिस्टर होते हैं, राइट। यूपीएससी बोलेगा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज़ वन ऑफ द जोनल काउंसिल, ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक डिफरेंट चीज़ है, ये सेपरेट बॉडी है, 1971 के तहत बनाई गई है। यूपीएससी बोलेगा देयर इज़ ओनली 4 जोन्स इन द कंट्री, ऐसा नहीं है, 5 जोन्स है, हमने देखे 5 जोन्स। तो हर एक चीज़ ध्यान से पढ़ा करो, याद रखना। लेक्चर ख़त्म होते होते मैं आपको एक फ्री का ज्ञान देता हूँ। लाइफ में किसी भी चीज़ को अपना टाइम दो ना, अगर तो होल हार्टेडली दो, अदरवाइज़ मत दो। अगर आपने इस पेज को टाइम दिया है, आपने अगर जोनल काउंसिल पढ़ने को अपना 2 मिनट एलोकेट करे हैं या 3 मिनट एलोकेट करें कि 3 मिनट में खाली जोनल काउंसिल पढ़ूंगा, तो उसको होल हार्टेडली पढ़ो तो देखो उससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ पे आप गलतियाँ कर सकते हो। अगर होल हार्टेडली पढ़ना है तभी पढ़ो, अदरवाइज पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। दिल से पढ़ो तभी एग्ज़ाम क्रैक होगा। जो भी चीज़ पढ़ो होल हार्टेडली पढ़ो, जिस चीज़ को भी अपना टाइम दो। आप टाइम दे रहे हो इसका मतलब वो चीज़ आपका टाइम डिज़र्व करती है, तो उस चीज़ को टाइम होल हार्टेडली दो। उस टाइम ये नहीं कि बस फटाफट से कवर करने का, टॉपिक को कवर करने के लिए पढ़ लिया। टॉपिक को याद करने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए पढ़ो, तभी पढ़ाई में मज़ा आएगा। बहुत से लोगों को पढ़ाई मज़ा नहीं आता बिकॉज वो गलत तरीके से पढ़ते हैं, और पढ़ते ही नहीं है एक्चुअली, वो सिर्फ रीडिंग मारते हैं। तो सिर्फ रीडिंग जब मारोगे तो बोर ही होगी, तभी दिल से पढ़ोगे, ठीक है, तो पढ़ाई अच्छी होगी। तो हमेशा दिल से मुस्कुराते हुए पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।